हेलो माय क्यूट लिटिल नीट हार्ट। सो इन टुडेज लेक्चर आज हम पूरा ये ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन खत्म कर देंगे। और मैं इसको बहुत जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। सो लेट्स गेट इनटू दिस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एज वेल, एंड फिर बस ब्रीदिंग की कुछ डिजीजेस, फिर यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। फाइन। तो देखो यार, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, जो 7% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा की, ठीक है। देखो यहाँ पे टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, ये 7% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा के थ्रू आपके एल्वियोलाई में चला गया, ठीक है। और जो 23% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन से बाइंड करके। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसका जो 23% है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड किया और HbCO2 बनाया, ठीक है, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन बनाया, ठीक है। और एल्वियोलाई साइड पे आकर के क्या हुआ, ये हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका एल्वियोलाई में चला गया और एल्वियोलाई से वो एग्जिट हो गया एटमॉस्फेयर में, मतलब ट्रैकिया ब्रैकिया थ्रू माउथ से एग्जिट हो जाता है, ठीक है। और जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे? देखो यहाँ पर टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, उसका जो 70% है वो यहाँ पे आपके आरबीसी के अंदर आया, आरबीसी में, ठीक है, आकर के इसने बनाया आपका H2CO3, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स क्या होता है यार, ये बहुत ही अबंडेंट एंजाइम होता है जो इस रिएक्शन को, मतलब कि बाइकार्बोनेट के बनने की रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। किसके? जिंक की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, क्योंकि जिंक जो होता है वो एक्टिवेटर की तरह काम करता है, मतलब कि जिंक की प्रेजेंस में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक, और अपना काम बहुत तेजी से करता है। फाइन। तो यहाँ पे आपका H2CO3 बनता है। यहाँ पे एक चीज क्या होती है कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन बनता है आरबीसी में, H+ अलग हो जाता है, HCO3- बचता है। अब क्या होता है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में आ जाता है तो ये एनायन ही ना। अब नेगेटिव चार्ज अगर आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में आ जाएगा तो आरबीसी में तो कम हो जाएगा ना। तो आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, आपके प्लाज्मा से जो क्लोरीन आयन होता है वो आपके आरबीसी में चला जाता है, जिससे कि ऑस्मोलैरिटी बनी रहे। फाइन। इसी को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट का मतलब ही क्या हुआ, पता ही चल रहा है नाम से कि क्लोरीन गया है, ठीक। तो क्लोरीन प्लाज्मा से आपके आरबीसी में चला जाता है, आरबीसी से बाइकार्बोनेट निकल करके आपके प्लाज्मा में आ जाता है। फाइन, ठीक है। इसी को हम हैमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। ये पूछा गया तो याद रखना है, ठीक। यहाँ से जो बाइकार्बोनेट आयन आता है वो आपके एल्वियोलाई में आकर के रिलीज आउट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि बेसिकली हम रिस्पायर करते किन चीज़ों की वजह से, कैसे ब्रेन हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो दो तरीके से रेस्पिरेशन हमारी रेगुलेट होती है। पहला केमिकल रेगुलेशन, दूसरा न्यूरल रेगुलेशन। तो पहले हम बात करते हैं केमिकल रेगुलेशन की, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में कुछ कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? देखो, दो तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, दूसरा होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। फाइन। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है वो मिलता कहाँ पे है, ये आपको याद रखना है, मेडुला ऑफ ब्रेन में। यहाँ पे आओ, ये आपका मेडुला रीजन है, मेडुला ऑब्लंगाटा, यहाँ पे कीमो रिसेप्टर आपका प्रेजेंट होता है। इसकी खास बात क्या होती है कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और H+ आयन कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। जैसे ही CO2 और H+ का लेवल बढ़ता है, ठीक है, हमारी बॉडी में, तो ये कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक, ओके। दूसरा है हमारा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। ये कहाँ पे मिलते हैं आपके कैरोटिड बॉडीज में और अओर्टिक आर्च में, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, CO2 और H+ कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही बॉडी के अंदर CO2 और H+ का कंसंट्रेशन हाई होता है तो यहाँ पे भी ये भी सेंसिटिव होते हैं, ये भी उस कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं। आपका जो कैरोटिड बॉडी होता है वो कैरोटिड आर्टरी होती है, वो दो भाग में डिवाइड होती है, 2 पार्ट से बाइफरकेट करके वहां पे मिलता है, और अओर्टिक बॉडीज जो होती हैं आपके अओर्टिक आर्च के पास मिलती हैं, ठीक है। न्यूरल रेगुलेशन की ब्रेन एग्जैक्टली कैसे, ब्रेन के कुछ जो पार्ट्स हैं वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हमारे रेस्पिरेशन को। पहला, दो तरह के सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में, एक होता है RRC विच इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके मेडुला में, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका VRG विच इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स,
दूसरा DRG डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्यों उसको वेंट्रल एंड डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स प्रेजेंट बोला गया है, क्योंकि आगे की तरफ जो मेडुला है उसका जो वेंट्रल साइड है वहां पे आपके वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स है और डोर्सल साइड पे आपका डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। फाइन। और दूसरा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है ब्रेन में। ठीक है, अभी हम देखेंगे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और RRC का क्या बेसिकली काम है। जो आपका RRC होता है वो आपकी ब्रीदिंग की जो रिदम है उसको मेंटेन करता है कि 12 से 16 टाइम आपको पर मिनट ब्रीथ करना है। ठीक है, सो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को कौन मेंटेन करता है? आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक, सो देखो यार यहाँ पर जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ठीक है, उसमें आपका VRG और DRG ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक, यहाँ पे देखो जो आपके RRC होते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मान के VRG और DRG ही, ये क्या करते हैं? ये आपके रेस्पिरेटरी मसल्स पे एक्ट करते हैं। ठीक है, और उस तरीके से ये आपके जो रिदम है रेस्पिरेशन की या ब्रीदिंग की उसको मेंटेन करते हैं। कैसे यार? जाहिर सी बात है, डायफ्राम पे या जो आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं उनको जाकर के उन पे एक्ट करेंगे और उनको बोलेंगे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करो, जिससे कि ब्रीदिंग हो पाएगी। ठीक, अब देखो ये जो DRG होता है ये मेनली आपके रेस्पिरेटरी रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली ये क्या करवाता है? इंस्पायरेशन। ये आपको याद रखना है। जो आपका VRG होता है ये जब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे होते हैं तो ये काम नहीं करता है। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज के टाइम पर ये एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा सेंटर हमारा था न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो ये रहा आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। पहली बात तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, कहाँ पे होता है ये? हाइंड ब्रेन ऑफ ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर आपके हाइंड ब्रेन में। ठीक है, पोन्स रीजन में। ठीक है, अब देखो इसको हम बोलते हैं स्विच ऑफ पॉइंट। क्यों स्विच ऑफ पॉइंट बोलते हैं? क्योंकि जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं तो जितने टाइम हमको इनहेल करने में लगता है एयर को, ये उस टाइम को कम कर देता है। ठीक है, और इनहेलेशन की डेप्थ को भी कम कर देता है। तो मैंने बहुत सांस ली तो ये क्या करेगा? इस टाइम को थोड़ा कम कर देगा, तो इसके बाद मैं एक्सपायर कर सकूंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्रीदिंग रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने ऐसे इनहेल किया फिर तुरंत आपने एक्सहेल किया, इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, तो क्या हो? ब्रीदिंग रेट बढ़ गई। ठीक, अब क्या होता है? थोड़ा सा हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मान लो आप फोर्सफुली ब्रीथ कर रहे हो, उससे क्या होगा? अब बहुत तेज सांस ले रहे हो एक्सरसाइज के टाइम से, तो हमारी बॉडी में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब CO2 और H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो जो हमारे कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है ब्रेन में वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो सिग्नल भेजेंगे आपके RRC को। RRC क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वो क्या करेगा? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को बोलेगा कि भैया सुनो सुनो सुनो, जल्दी से इनहेलेशन की जो ड्यूरेशन है उसको कम करो। ठीक है, जो एयर इनहेल कर रहे हो उसका टाइम थोड़ा सा कम कर दो। तो उसके बाद फिर ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। जब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन फिर से बढ़ जाएगा और आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो रिज्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग ऐसे आपका जो सिस्टम है रेस्पिरेशन का वो काम करता है। एक और चीज बतानी थी कि जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है उसका कोई भी रोल नहीं होता आपकी ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने में। फाइन, ये याद रखना, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है मोस्टली रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, देखो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिजीज ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, आपने एज्मा के बारे में तो सुना ही होगा, इसको अस्थमा नहीं पढ़ते हैं, एज्मा पढ़ते हैं। ठीक है, एज्मा का मतलब क्या होता है कि जो आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, देखो जो आपका नॉर्मल ब्रोंकाई होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है पॉलन से, डस्ट से, नट्स वगैरह से, तो उस केस में क्या होता है कि जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इसका जो ल्यूमेन होता है, यहाँ पे जो खाली जगह है वो कम हो जाती है, इसका ल्यूमेन नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता है। ठीक है, कोई भी पर्सन है जिसे एज्मा है वो सांस लेने की कोशिश करता है तो उसकी जो विजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे आप सिटी में जाते हैं वैसे ही सांस आती है। किस वजह से आती है? क्योंकि आपके ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, और सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया है, तो जो सांस है वो प्रॉपर वो ले नहीं पा रहा है इंसान। तो ये हो गया एज्मा, याद रखना है, एज्मा, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल की इन्फ्लेमेशन। ठीक, दूसरा है हमारा एम्फाइजेमा। एम्फाइजेमा एक क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। इसमें क्या होता है, जो एल्वियोलाई की वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, मोस्टली जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उनमें होते हैं, तो सुट्टा नहीं मारना होता है। ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है, जब एल्यूलर वॉल डैमेज हो जाती है तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्योंकि आपको पता है ना कि एल्यूलाई ही प्राइमरी साइट है डिफ्यूजन की, तो नहीं हो पाता है, ठीक, जिसकी वजह से एम्फाइजेमा होता है। तीसरा हमारा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कुछ लोग जो होते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं जहाँ पे स्टोन टूटता है, बहुत डस्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ग्लास इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जब ऐसे स्मोक वगैरह डस्ट प्रोड्यूस होता है तो हमारा जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो उससे लड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई बंदा है, कोई इंसान काम कर रहा है ऐसे इंडस्ट्री में, बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोज्ड है उन डस्ट पार्टिकल्स के लिए, तो वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। क्या होता है, जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं वो उनकी सेल्स डिवाइड करने लग जाते हैं, ठीक, और बहुत लंबे टाइम तक क्या होता है कि आपका लंग भी डैमेज हो जाता है। जो भी लोग ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे सिलिका, एस्बेस्टॉस या कोई भी डस्ट पार्टिकल रिलीज होता है, वहाँ पे वर्कर्स को मास्क वगैरह पहन करके काम करना चाहिए। 3 केसेस मैं बता दे रही हूँ। देखो, न्यूमोकैनियासिस क्या होता है, न्यूमोकैनियासिस कॉज करता है ब्लैक लंग डिजीज। क्या होता है, जो पर्सन है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डस्ट पार्टिकल जब इनहेल कर लेता है तो न्यूमोकैनियासिस होने के चांसेस होता है। अगर किसी बंदे ने एस्बेस्टॉस को इनहेल कर लिया तो एस्बेस्टोसिस हो जाएगा, सिलिका इनहेल कर लिया तो सिलिकोसिस हो जाएगा। फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट आई हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स। हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल भी कवर कर लिया, दूसरा हमने ब्रीदिंग भी खत्म कर लिया है। सो इसके बाद हम सर्कुलेशन शुरू करेंगे और उसके लिए मेरे पास बड़ा बोर्ड है। Oh my god, so I'm very excited to teach you that chapter, and circulation मेरा favorite chapter भी है, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। If you like the video, give us a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel and keep sharing it। तुम्हें लगता है जिस किसी के काम आ जाएगा, अगर तुम्हारी हेल्प हो रही है तो तुम प्लीज़ आगे शेयर करो। बाय बाय।